नमस्कार। आज हम शिक्षा पर बात कर रहे हैं, लेकिन एक अलग नज़रिए से। मतलब सिर्फ ज्ञान हासिल करना नहीं, बल्कि शिक्षार्थियों को भविष्य के लिए तैयार करना। उन्हें वो हुनर, वो सोच देना जिससे वो आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकें, चाहे वो पर्यावरण से जुड़ी हों, समाज से या अर्थव्यवस्था से। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम भारत में सतत शिक्षा यानी सस्टेनेबल एजुकेशन पर एक गहरी नज़र डालेंगे। हमारे पास जो सामग्री है वो इसी विषय पर एक समीक्षा है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारत अपनी शिक्षा व्यवस्था को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मतलब SDGs से कैसे जोड़ रहा है। हम NEP 2020 पर बात करेंगे। SDG 4 यानी क्वालिटी एजुकेशन की क्या स्थिति है, क्या नया हो रहा है, क्या दिक्कतें हैं और आगे क्या, मतलब एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश। तो चलिए शुरू करते हैं नीति से। NEP 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, काफ़ी चर्चा हुई इसकी। ये समग्र, समावेशी, मल्टीडिसिप्लिनरी शिक्षा की बात करती है। तो स्रोत सामग्री क्या कहती है? क्या ये वाकई SDGs के साथ जुड़ रही है? और खासकर पाठ्यक्रम में जैसे पर्यावरण शिक्षा, ग्लोबल सिटीजनशिप, इनको लेकर क्या हो रहा है ज़मीन पर? जी, ये सवाल बहुत ज़रूरी है। देखिए, NEP 2020 ने कागज़ पर तो इन चीज़ों को जगह दी है, जो अपने आप में एक बड़ा कदम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो बात स्रोत सामने लाती है वो थोड़ी चिंताजनक है। वो ये कि शिक्षकों के पास अक्सर इन नए विषयों को, खासकर जैसे पर्यावरण शिक्षा है, इसे ठीक से मतलब दिलचस्प तरीके से पढ़ाने के लिए ज़रूरी ट्रेनिंग या संसाधन उनकी कमी है। अच्छा। हाँ, तो नतीजा ये होता है कि कई बार ये विषय बस किताब तक ही रह जाते हैं, प्रैक्टिकल नहीं हो पाते। मतलब नीति और अमल में जैसा अक्सर होता है, एक गैप दिख रहा है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है SDG 4 क्वालिटी एजुकेशन वाला लक्ष्य है। हाँ, एनरोलमेंट तो बढ़ा है, प्राइमरी एजुकेशन तक पहुंच भी शायद बेहतर हुई है, लेकिन क्वालिटी और बराबरी, इस पर स्रोत क्या कहता है? कुछ खास? आपने कहा क्वालिटी, मतलब ग्रामीण और शहरी स्कूलों की सुविधाओं और पढ़ाई के स्तर में अब भी बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, ये तो है। और जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता, वहाँ भी चुनौतियां कायम है। स्रोत का एक बहुत अहम बिंदु ये है कि सिर्फ बच्चों का स्कूल आना काफी नहीं है। असल में वो सीख क्या रहे हैं, कितना सीख रहे हैं। लर्निंग आउटकम्स जिसे कहते हैं। जी बिल्कुल, लर्निंग आउटकम्स, उस पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। और वहीं पर अभी कह सकते हैं काफी काम बाकी है। तो क्वालिटी और इक्वालिटी, ये बड़े सवाल बने हुए हैं, लेकिन क्या कुछ अच्छा भी हो रहा है? कुछ नई पहलें, इनोवेशन के बारे में स्रोत समीक्षा कुछ बताती है? हाँ, ऐसा नहीं है कि सब नकारात्मक ही है। कुछ अच्छी चीजें भी हो रही हैं। डिजिटल शिक्षा का विस्तार एक बड़ा उदाहरण है। अच्छा। हाँ, कोविड के बाद तो ये बहुत तेज हुआ। जी, कोविड के बाद इसमें तेजी आई है। ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म्स बढ़े हैं, डिजिटल क्लासरूम्स का कॉन्सेप्ट आया है। हालांकि समीक्षा ये भी कहती है कि डिजिटल डिवाइड, मतलब सब तक इसकी पहुंच न होना, वो एक चुनौती है। हाँ, वो तो है। इसके अलावा स्कूलों में सस्टेनेबिलिटी को लेकर थोड़ी जागरूकता बढ़ी है। जैसे कुछ उदाहरण हैं समीक्षा में? हाँ, समीक्षा में स्कूलों में जैसे सोलर पैनल लगाना या वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम शुरू करना, इको क्लब्स बनाना, इन सब का जिक्र है। और एक दिलचस्प बात है ग्रीन स्कूल मॉडल्स की। कुछ स्कूलों में ऐसे मॉडल हैं जहां बच्चे खुद सस्टेनेबिलिटी एक्टिविटीज में शामिल होते हैं। पानी बचाना, स्कूल गार्डन में ऑर्गेनिक खेती करना, इस तरह की चीजें। अच्छा, ये तो बढ़िया है। जी, और युवाओं की भागीदारी वाले सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम भी शुरू हो रहे हैं, जो एक पॉजिटिव साइन है। ये पहले तो अच्छी लगती हैं, लेकिन आपने शुरू में टीचर ट्रेनिंग की कमी का जिक्र किया था। स्रोत समीक्षा और कौन सी मुख्य चुनौतियों पर रोशनी डालती हैं? जी, टीचर ट्रेनिंग के अलावा दो और बड़ी चुनौतियां हैं जिन पर समीक्षा का फोकस है। पहली, जो पाठ्यक्रम सामग्री है, वो अक्सर स्थानीय जरूरतों से जुड़ी हुई नहीं होती। मतलब कैसे? मतलब राष्ट्रीय स्तर पर जो सिलेबस बनता है वो कई बार उस इलाके के खास पर्यावरणीय या सामाजिक मुद्दों को शामिल नहीं कर पाता। वो बहुत जेनेरिक रह जाता है। और दूसरी बड़ी चुनौती है संसाधनों की कमी। पैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर ग्रामीण और जो वंचित इलाके हैं वहाँ के स्कूलों में सस्टेनेबल प्रैक्टिस अपनाने या डिजिटल शिक्षा को ठीक से लागू करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। तो ये सब रुकावटें हैं। जी, ये बाधाएं NEP के अच्छे इरादों को जमीन पर उतारने में मुश्किल पैदा करती हैं। तो ये सब जानना क्यों जरूरी है? मतलब इसका ओवरऑल महत्व क्या है? देखिए, इसका महत्व बहुत गहरा है। ये सिर्फ स्कूल का सिलेबस बदलने की बात नहीं है। ये असल में हमारी अगली पीढ़ी को तैयार करने की बात है।
भविष्य में जो बड़ी चुनौतियां आने वाली हैं, क्लाइमेट चेंज, बढ़ती असमानता, रिसोर्सेज की कमी, उनका सामना करने के लिए उन्हें तैयार करना। सही बात है। समीक्षा यही कहती है कि अगर हम शिक्षा को इन बड़े मुद्दों से नहीं जोड़ेंगे तो हम एक टिकाऊ भविष्य, एक सस्टेनेबल फ्यूचर की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। अगर आज हमारी एजुकेशन सिस्टम तैयार नहीं होगी तो कल हमारा समाज कैसे तैयार होगा। बिल्कुल सही कहा। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो स्रोत समीक्षा के मुताबिक भारत NEP 2020 जैसी नीतियों से सतत शिक्षा की तरफ बढ़ तो रहा है, प्रगति भी है, लेकिन क्वालिटी, बराबरी, टीचर ट्रेनिंग, स्थानीय जुड़ाव और संसाधनों की कमी ये बड़ी चुनौतियां हैं जी। और दूसरी तरफ डिजिटल तकनीक, ग्रीन स्कूल, युवाओं की भागीदारी, ये कुछ उम्मीद की किरणें भी हैं। बिल्कुल सही। और ये पूरी बातचीत हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ती है जो स्रोत सामग्री से ही निकलता है, पर शायद हमने सीधे बात नहीं की। क्या? वो ये कि सरकारी नीतियों के अलावा जो स्थानीय समुदाय हैं, जो लोकल कम्युनिटीज हैं, वो सस्टेनेबल एजुकेशन को ज़मीनी स्तर पर बढ़ाने में क्या भूमिका निभा सकती हैं, ताकि इसे स्कूलों की जिम्मेदारी न रह जाए। सोचने वाली बात है। जी, इस पर विचार करना ज़रूरी है।